क्लास 11 में केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है, तो उसको रिकॉल कर पाएंगे, उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे बुक में दिया हुआ है उस तरीके से नहीं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे वहां पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो तुम लोगों ने पढ़ा था, दैट every substance is made up of what? Atom. Substance is made up of atom, right? हर चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। फर्दर हमने क्या पढ़ा था कि एटम भी फर्दर डिविजिबल है ना? सो हम लोग बोल सकते हैं एन एटम is made up of or is built up of what? Three elementary particle, right? इस थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम क्या क्या था? If you remember, this is electron, proton and neutron, right? फिर हमने ये भी जाना था, एक नोट करने वाली बात, कि एटम सिर्फ इन तीनों से मिलकर नहीं बना है, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये नोट कर लेना कि देयर आर एट प्रेजेंट, अभी जो है ना, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट ने मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। आर नोन। लेकिन अगर 200 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल अगर पता है, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है? द रीजन इज, ये जो बाकी सब लार्जर मास ये लोग बनाते हैं। हाँ हाँ, लार्जर मास ऑफ एटम इन लोग का ही होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड सॉरी एट वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम टाइम के लिए लीव करते हैं। तो रीजन ये है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron, other subatomic particle live for only, और वो शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं हम लोग, लिव फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। ठीक है, ऑल्सो दे प्रोड्यूस एट वेरी हाई एनर्जी। सो जनरली ये एटम के अंदर नहीं होते हैं, इनको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही, जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया जाता है। इसीलिए अगर बोला जाए कि कौन से फंडामेंटल पार्टिकल हमेशा अवेलेबल रहते हैं एटम में, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, वो क्या है, मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लोगे कॉपी के अंदर। सबसे पहला, मैं पहला टेबल बना रहा हूं, पार्टिकल, देन इसका सिंबल क्या होता है सबको पता होना चाहिए, देन इसका मास कितना होता है, देन इसका चार्ज कितना होता है, देन इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है,
देन इनके एंटी पार्टिकल्स क्या क्या है, और उस एंटी पार्टिकल के सिंबल्स क्या क्या है। इतना नॉलेज हमें होना चाहिए रिगार्डिंग दिस थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहाँ पर जो हम लोग मास को लेंगे वो केजी में लेंगे, जो चार्ज को लेंगे उसको कूलम में लेंगे। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो होगा अलग टाइप का होगा, इन यूनिट्स ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम याद है, हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। सो देखो, पार्टिकल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में आते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैं बहुत बार लिखता हूं E-, और इसका वेट जो होता है, मास जो होता है, वो होता है 9.1091 इंटू 10⁻⁻31 kg। तुम लोग बोलोगे मैं 4 डिजिट तक क्यों ले रहा हूं, अभी समझ में आएगा डिफरेंस। इसका चार्ज जो होता है वो होता है -1.6021 इंटू 10⁻⁻19। लिखते चलो। एंगुलर मोमेंटम होता है हाफ, और इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और उसका सिंबल होता है E+। क्या ये बात क्लियर हुई? सिमिलरली प्रोटॉन के बारे में आ जाओ। प्रोटॉन का सिंबल होता है P, बहुत जगह P+ भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में एक बार देख लेना क्या लिखा है। इसका मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, and charge is exactly equal to charge of electron but in positive, 1.6021 into 10⁻⁻19 कूलम। एंगुलर मोमेंटम सबका सेम होता है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एंटी प्रोटॉन, इसका सिंबल होता है P⁻। एंड द लास्ट न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है N, इसका मास होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27। इसका चार्ज नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम हाफ होता है, एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रॉन, सिंबल होता है N⁻। नाउ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पूरा डिजिट बताया। एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल तुमसे बोलेगा फाइंड रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का रेशियो सपोज पूछ लेगा, तो यहां देखो मास का रेशियो में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तब हमें यहाँ पे 4 डिजिट तक इसीलिए लिखना पड़ रहा है। सो मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर करोगे तो तुम्हें पूरा 4 डिजिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मास किसका है, प्रोटॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का है सबसे ज्यादा मास। सो न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। बोलो यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? नहीं सर, नहीं सर। ओके, एक चीज नोट कर लो, ये जरूरत उतना नहीं है बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, कहीं देखोगे बुक में लिखा होगा तो जस्ट नॉलेज के लिए याद रखना। नाउअडेज बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बने हैं। ठीक है, सो ये एक वर्ड में जस्ट एक लाइन लिख दे रहा हूं, नाउअडे पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी
composite particle made up of, एक अलग तरह का चीज से मिलके बना रहता है, कहते हैं उसको हम लोग क्वार्क, CUARKS। क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। इस क्वार्क का जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल चार्ज होता है। चार्ज ऑफ क्वार्क इज फ्रैक्शनल चार्ज। in the form of 2/3 charge of electron and -1/3 charge of electron। बस इतना सा नॉलेज रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलके बनते हैं और क्वार्क का चार्ज फ्रैक्शन चार्ज होता है। ये एक थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी का अभी तक कोई प्रूफ नहीं उतना मिला है, इसीलिए अभी तक तुम लोगों को सिलेबस में उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता। एक थ्योरी है, जस्ट इतना नॉलेज रखो। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अबाउट न्यूक्लियस। यू ऑलरेडी नो कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? सर रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट में हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा वो, तो इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। न्यूक्लियस क्या है अगर कोई पूछे तो क्या आंसर करोगे? व्हाट इज न्यूक्लियस? याद है? बताओ जरा। The part of the atom which consists of the neutron and the proton and is situated at the center of the atom. यस, इसके साथ साथ बोलोगे जो मैंने बताया था तुम लोगों को, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या आउटकम मिला था। हमें ऐसा पता चला था कि टोटल मास, ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ द बॉडी एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू इट्स सेंटर, है ना। और वो सेंटर बहुत छोटा होता था। मैं याद करो, मैंने बताया था कि अगर न्यूक्लियस और एटम का साइज में कंपेयर करना हो तो मान लो न्यूक्लियस जो है ना, इसको अगर मैं गोल्फ बॉल के बराबर कर दूं, गोल्फ का बॉल देखो कितना छोटा सा होता है, तो मान लो अगर गोल्फ का बॉल में हाँ सर। न्यूक्लियस होगा तो एटम का साइज पूरा अर्थ का साइज का हो जाएगा। मतलब अर्थ के सेंटर में मान लो एक गोल्फ का बॉल रखा हुआ है, इतना छोटा अगर न्यूक्लियस हो तो उतना बड़ा एटम होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट द इंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजियन कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख दे रहा हूं, ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम is concentrated in a small region called nucleus। ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं। न्यूक्लियस contain प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। और इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग सम कर देते हैं तो क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस is equal to what? Is equal to एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने सारे प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में। और इस एटॉमिक नंबर को किस लेटर से डिनोट करते थे, याद है? कैपिटल Z लेटर से। गलत बोला मैंने? नहीं सर। उसके बाद क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू मास नंबर। और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A से। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं क्या लिख सकता हूं? एटॉमिक नंबर ना, तो Z।
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैं n लिख सकता हूं, दैट विल बी a। ये एक इक्वेशन बन जाता है, दैट मास नंबर is equal to sum of atomic number plus number of neutron। ये सब ऑलरेडी पता है तुम लोगों को, 11 में पढ़ चुके हो, बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। इसके बाद एक और चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वो है आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या था, याद है थोड़ा बहुत कुछ भी इसके बारे में? आइसोटोप मतलब जिसका सिर्फ वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, या फिर उल्टा? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, आइसोटोप। बस सिंपली ऐसे ओके। याद रखोगे, हम लोग इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्स, atom of elements having same atomic number but different mass number are called isotope। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं, और इसका मास नंबर जनरली 16 होता है, लेकिन ये 17 और 18 भी हो सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप बन जाए। इसके अलावा भी बहुत फेमस फेमस आइसोटोप है, जैसे कार्बन का C12 एंड C14, ये बहुत सुनने में आता है, C12 एंड C14। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का सिंपल हाइड्रोजन में मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम में मास नंबर 2 होता है, और ट्रीटियम में मास नंबर 3 होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप के। इसी तरह का और एक नाम था, याद है, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता था, आइसोबार में एटॉमिक नंबर अलग अलग होता था लेकिन मास नंबर सेम होता था, उसको हम लोग आइसोबार्स कहते थे। सो प्लीज गो अहेड एंड नोट डाउन, क्लास 11 का नोट रेफरेंस में लोगे और इसको अच्छे से लिखोगे, होमवर्क। आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज और एलिमेंट्स, बेटर टू से आइसो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। आइसोस्टर, ये सारे होमवर्क हो गए। क्लास 11 का रेफरेंस लोगे और इंटरनेट सर्च करोगे, विथ एग्जाम्पल सारा लिखोगे। ओके, तो जो चीज अभी मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, जो अभी अभी मैंने बताया वो यहाँ लिखा हुआ है डिटेल में। एक चीज मैंने जो बताना भूल गया था वो यहाँ लिखा हुआ है, दैट एटॉमिक मास का अगर यूनिट आपसे पूछे तो आप बताना एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। ठीक है, एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। और AMU और ग्राम में रिलेशन क्या होता है वो ये है, that atomic mass unit is 1/12 of the mass of one atom of C12। कार्बन के 12वां आइसोटोप जो था ना, उसका मास का 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU होता है। मतलब इसको हम लोग कैसे यहां से यहां पहुंचे, बता पाओगे? एनी आइडिया? मोल कॉन्सेप्ट, क्या सर, वापस बोलिए। ये इक्वेशन कैसे बना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना होता है,
कैसे बताओगे? हमें पता है कि 1 मोल कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम, है ना? और 1 मोल में कितने सारे एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इतने सारे एटम्स का वेट कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई, सर आपका आवाज कट गया था, कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं यहां बता रहा हूं कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं C12 का। तो यहाँ पे मैंने मोल कॉन्सेप्ट लगाया। अब सुनाई जा रहा है? मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें? 1 मोल इज इक्वल टू ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज हाउ मच? 12 ग्राम, राइट? एंड 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर एटम्स। तो एक एटम का वेट मिल गया मुझे। सो यहां पर ये जो पोर्शन लिखा गया है, दिस इज वेट और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा हमारा 1 AMU। नाउ इज इट क्लियर? एग्जाम में कन्वर्शन पूछेगा, हाँ सर। कन्वर्शन पूछेगा, ग्राम में कन्वर्ट करने बोलेगा। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हमारा वॉइस तो क्लियर है। आपका कट रहा है सर। ओके, जस्ट अ मिनट। क्लियर है मेरा वॉइस? हेलो? हाँ सर अब। ओके, सो नेक्स्ट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का साइज जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस एकदम फिक्स्ड बाउंड्री का है। न्यूक्लियस इज नॉट ऑफ फिक्स्ड बाउंड्रीज। इसका बाउंड्री जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। नॉट वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट? वी कैन नॉट डिफाइंड इट शार्पली। शार्पली एकदम एग्जैक्ट उसका लोकेशंस नहीं बता सकते हम, ठीक है? इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट से ऑन एन एवरेज इसका साइज निकालते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴। यहां पर इस R0 का मतलब होता है एम्पेरिकल कांस्टेंट। दिस R0 इज कॉल्ड एम्पेरिकल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और ये हर न्यूक्लियस के लिए सेम होता है। और ए का मतलब तो तुमको पता ही है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है मास। इज इट ओके अप टू दिस? यस सर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रेंज होता है वो 1 फेम्टोमीटर से लेकर 10 फेम्टोमीटर के रेंज में होता है थ्रू आउट द डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। और न्यूक्लियर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? हमने एज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर का वैल्यू ये बिठा दो तो हमें ये मिल जाएगा 4/3 पाई आर 0 क्यूब बाई ए। यहाँ पर बाकी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। If we increase atomic mass, our atomic volume also increase. So you know very well the formula of density. Density का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम ना।
न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब क्या होगा, मास बाई वॉल्यूम। सो मास हमारा होता है ए, 1 AMU, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, और वॉल्यूम जो अभी ऊपर फॉर्मूला में निकला था इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जस्ट डिवाइड कर दो तो हमारा यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर। एग्जाम में ये डिराइव करने बोलता है, फाइंड कैलकुलेट द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। यहां से एक चीज कोई तुमको क्या लग रहा है, क्या एक चीज मिला, अलग अलग एटम के लिए क्या न्यूक्लियर डेंसिटी अलग अलग होगा या सेम होगा? क्या लगता है, समझ में आया मेरा क्वेश्चन? हेलो? हाँ सर, एक ये न्यूक्लियर डेंसिटी जो निकला है ये तो एक नंबर निकला है ना। मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। इसका मतलब हर एटम के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम ही होगा, कोई भी एटम हो उसका न्यूक्लियर डेंसिटी सेम ही होता है, और उसका वैल्यू इतना होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। इज इट ओके? नेक्स्ट जो भी अभी हमने डिस्कशन किया वो यहाँ लिखा हुआ है, एक बार क्लियरली देख लेना। लास्ट इज मास एनर्जी रिलेशन ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन सबको याद है, क्या था मास एनर्जी रिलेशन? an object that स्क्वायर, is in motion. Oh, एक क्वेश्चन से E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी और मास में यही रिलेशन है, ये हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ से डिराइव हुआ? न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन को यूज किया था आइंस्टाइन ने, और इसको डिराइव किया था। तो पूरा डेराइवेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इतना डिटेल में एक बार एनसीईआरटी देख लेना है कि नहीं, ठीक है? ये बेसिक सा मैथमेटिक्स है, तुम लोग खुद भी कर पाओगे, कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला यही होता था ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्लास 11 में पढ़ा है हमने। और एनर्जी फोर्स से कैसे निकलता है? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से ये इक्वेशन आ गया। एक बार बस मोटा मोटी देख लो, फिर यहां से ये इक्वेशन पूरा जो है सॉल्व करके एनर्जी और मास में ये रिलेशन मिला फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से हमें ये मिला। फर्दर आइंस्टाइन का जो रिलेशन था वो था E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जिसको थोड़ा डिटेल में बड़ा करके जब लिखा जाता था तो ये इक्वेशन आता था कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो मास इन मोशन, ये M का मतलब होता था मास अंडर मोशन, और M0 का मतलब होता था रेस्ट मास। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वही है एनर्जी मास रिलेशन, विच इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से डिराइव हुआ मैंने बस उतना बताया, डेराइवेशन एक बार चेक कर लेना, आई डोंट थिंक सो ये सिलेबस में है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये रिलेशन आपको याद रखना है, और दूसरी चीज जो याद रखना है वो है मास डिफेक्ट थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। मास डिफेक्ट थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम टोटल मास को ऐसा नहीं है कि एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एंड द न्यूक्लियस, and the sum of the masses of nucleons combines a nucleus is known as mass defect। अच्छे साधारण भाषा में अगर हम लोग बोले तो mass defect of a nucleus is the difference between the mass of constituent particles
इन द फ्री स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। इसका इक्वेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये होता है mp, मतलब मेरा क्या हो रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ जस्ट अ मिनट, mp हमारा है मास ऑफ प्रोटॉन। z का मतलब क्या होता था अभी बताया मैंने, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एंड माइनस m, m क्या है मेरा, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। ये है मास डिफेक्ट थ्योरी। कितना न्यूक्लियस का मास है उससे हम लोग माइनस कर देते हैं प्रोटॉन का मास इनटू एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा टोटल प्रोटॉन का मास। यस और नो? और a माइनस जेड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, नहीं आया समझ में ये? नहीं सर, आ गया। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको एक बार कॉपी में नोट करो, क्योंकि ये मैं स्क्रीन पे लिखूंगा ये गायब हो जाएगा, तुम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर मैं बोलूं मास डिफेक्ट का मतलब होता है, सिंपली मैं बोलूं मास ऑफ टोटल प्रोटॉन माइनस मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन का मास को मैं पकड़ लिया mp, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये आ गया मेरा पहला पार्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलता है मुझे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये होता है मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास। और टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस को मैंने कैपिटल M पकड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन? हाँ सर। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में m की जगह आप अगर ये डेल्टा M बिठाओगे तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और कुछ नहीं। एनर्जी मास रिलेशन में मास के जगह मास डिफेक्ट बैठा दोगे, सो दैट विल बिकम योर बाइंडिंग एनर्जी। सो दिस इज अप टू दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ओके। है, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके सर। ये यहाँ तक का नोट्स में भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। कोई क्वेश्चन अभी तक का पढ़ाया जो भी? नहीं सर। सर इन सब से कितना मार्क का आएगा? लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का और समथिंग है। इसमें रेडियो एक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मास थ्योरी जो अभी मैंने पढ़ाया वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर वाला ट्रिकी क्वेश्चंस। सर इसमें तो आईएससी में तो कटा हुआ है रेडियो एक्टिविटी। ISC में कटा है या तुम लोग का है तो, या कट गया है? आईएससी में कट गया। अच्छा मुझे सिलेबस भेजना जरा, मैं देख लूंगा। रेडियो एक्टिविटी तो जनरल ठीक है सर। स्कोरिंग चैप्टर था, चैप्टर न्यूमेरिकल बेस था, ये कर लेने से ज्यादा अच्छा। आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का भेज देता सर। ठीक है मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूँ। ओके।